नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। आज दिल्ली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये मुलाकात अमित शाह के निवास पर हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी मराठी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए एमएनएस को साथ ले रही है। बदले में बीजेपी एमएनएस को दक्षिण मुंबई की सीट दे सकती है। इसके अलावा विधानसभा और बीएमसी चुनाव में दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। और आपको बता दें, एमएनएस की उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसक आंदोलनों को याद दिलाते हुए कांग्रेस ने इसे हिंदी भाषियों का अपमान बताया है। से ये भी पता चलता है कि भाजपा ने अपनी हार महाराष्ट्र में तो मान ली है, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा जिसके पास एक भी विधायक हो न हो, उसके पास अगर 4-5 वोट है तो उसको भी साथ में लेने की जरूरत 400 पार की बात करने वाले को क्यों पड़ रही। इसी में सारी सच्चाई जो है वो खुलकर सामने आ गई है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अखिलेश, जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण है और खासतौर से लोकसभा चुनावों में कितना असर इसका पड़ेगा अगर हम महाराष्ट्र की परिस्थिति देखें तो? देखिए, अगर राज ठाकरे की ताकत की बात करें निधि, तो फिलहाल तो ऐसी ज़्यादा ताकत उनके चुनाव में दिखती नहीं है। अगर आप विधानसभा चुनाव के आंकड़े उठा करके देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें केवल एक सीट मिली थी। करीब 2.25% वोट पूरे महाराष्ट्र में उनको मिले थे, जो कि करीब 12.5 लाख वोट होते। तो ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, खासतौर से उस राज्य में जहाँ पर कि 48 लोकसभा सीटें आती हैं और यूपी के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है सीटों की संख्या के हिसाब से। लेकिन फिर भी बीजेपी एक एक वोट अपने साथ जोड़ना चाहती है। मिशन 400 का जो लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे चल रही है, उसे लगता है कि हर सीट पर जहां पर भी उसको 2000, 3000, 5000 वोट का भी अगर फायदा एडिशन मिल सके तो वो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो एक पहली बात हुई। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी बाल ठाकरे की जो विरासत है उसको भी ध्यान में रखना चाहती है। देखिए, बात ये हुई थी कि बाल ठाकरे की विरासत जो है वो उद्धव ठाकरे के पास गई और झगड़ा जो था दोनों भाइयों में था कि राज के पास जाएगी कि उद्धव के पास जाएगी, लेकिन उद्धव के पास पार्टी गई। उसके बाद राज ठाकरे अलग हुए। लेकिन जिस तरह से शिवसेना में बंटवारा, उसके बाद ये धारणा बनी है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना को संभाल नहीं पाए हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मराठा वोटों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी को लगता है कि बाल ठाकरे की जो विरासत है वो सही मायनों में राज ठाकरे संभाल सकते हैं, और क्या इसके बाद एकनाथ शिंदे जो अलग हुए हैं क्या उनके लिए खतरे की घंटी होगी या नहीं, ये भी बात देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी को लगता है कि लोकसभा चुनाव प्राथमिकता है और इसी के साथ साथ आने वाले जो चुनाव होंगे विधानसभा के, बीएमसी के, उसमें भी राज ठाकरे का सहयोग बीजेपी को लगता है कि महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए राज ठाकरे कल दिल्ली आए थे अपने बेटे के साथ। सुबह विनोद तावड़े से जाकर के मिले थे और उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए गए। क्या बैठक में हुआ है औपचारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि जो मनसे है राज ठाकरे की जल्दी ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है। अखिलेश, लेकिन राज ठाकरे का बयान उत्तर भारतीयों को लेकर काफी तीखा रहा था एक समय में, वो भी। और आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत दिया है कि किस तरह से जो शिंदे सरकार है या शिंदे गुट है शिवसेना का, उसके लिए क्या, तो उस लिहाज से जरा समझाइए क्या परिस्थिति बनेगी। देखिए, ये बात ज़रूर है कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ काफ़ी तीखी टिप्पणियां, आंदोलन राज ठाकरे की पार्टी मुंबई में करती आई थी। लेकिन अगर आप पिछले कुछ वर्षों का इतिहास देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो राज ठाकरे के तेवर हैं वो थोड़े ठंडे पड़े हैं। अब उनके जो भाषण होते हैं, बयान होते हैं, उसमें उत्तर भारतीयों के प्रति उस तरह की नफरत या हिंसा की बात नहीं होती जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो ये कम से कम बीजेपी के लिए राहत की बात है। और दूसरी बात, जहाँ तक कि शिंदे की बात है, एकनाथ शिंदे, ये ज़रूर है कि समझौता हो रहा है। बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन राज ठाकरे के आने के बाद निश्चित तौर पर आज नहीं तो फिर कल ये सवाल जरूर उठेगा कि बाल ठाकरे की जो विरासत है अगर वो राज ठाकरे के पास जा रही है तो फिर जो एकनाथ शिंदे अलग हुए हैं उद्धव ठाकरे से, उनका क्या होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम विश्लेषण के लिए अखिलेश। और आइए इसी खबर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या एमएनएस के 2% वोटों के लिए बीजेपी महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की नाराजगी मोल लेगी? हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने मुंबई में रह रहे उत्तर भारतीयों के साथ बातचीत की है। एक चौपाल में सुनते हैं।
अगर वो एनडीए से जुड़ रहे तो वोटिंग में तो ऑफकोर्स फ़र्क पड़ेगा ही उनको। इस वोट तो ऑफकोर्स मिलेगा पहले से। तो उनका भी उनकी विचारधारा में अभी अगर देखा जाए तो विचारधारा भी उनकी काफ़ी चेंज हुई है पहले के मामले में। जैसा उनका पहले उत्तर भारतीय के प्रति जो उनका देखने का नज़रिया था अभी बहुत कुछ बदल गया है। तो मे भी अभी वोट शेयर में कुछ बढ़ेगा जरूर। तो आप एक उत्तर भारतीय होने के नाते आपका वोट आपको लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ेगा आपके वोट पर? नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं, मेरे पे नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ा। उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन बहुत वर्ष था। और मैं अभी से खाली तो आप भूले नहीं हैं? नहीं भूले नहीं है। बट अगर देखा जाए समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है। तो आप भी अगर देखी जाए उनकी विचारधारा, मैंने जो भी न्यूज़ में भी देखा है तो उनका भी एक कहना एक सही भी था। अगर उत्तर भारतीय है तो उनको ऐसी मतलब कंडीशन में ना कि उनको अपना गांव अपना देश छोड़ के बाहर आना पड़े। उनका भी कहना भी सही था कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए उत्तर भारत में कि उनको वहाँ से छोड़ के यहाँ पे ना आना पड़े। बाकी अदर चीज़ें देखी जाए कि वो जो दंगा विंगा कराने का था वो तो गलत था। वो आपने उसके लिए माफ़ नहीं किया राज ठाकरे? नहीं। बाद में उन्होंने बदलाव किए अपने, जैसे कि रिक्शा वाले हैं, रिक्शा वाले तो मुंबई में है वो कमाएंगे क्योंकि उन्हें उनके लिए वो एक जरिया है। मुंबई क्या पूरे भारत में सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। बट जो अब उनकी बदली विचारधारा है और जो उन्होंने अपने आप को बदला है, क्या आपने उन पुरानी हरकतों के लिए उनको माफ़ किया है? और अब एनडीए की तरफ आपका रुख क्या होगा? अगर आप देखते हैं उनको साथ में तो अब आपका रुख क्या होगा और आपके वोट पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अगर एनडीए राज ठाकरे एमएनएस पार्टी अगर मिलन हो रहा है तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अभी उनके जो दोनों पार्टियों की मानसिकता है और जो विचारधारा है वो मुंबई को आगे बढ़ाने में सोच रही है, जो कि हम सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा और देश को भी आगे एकजुट लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आने वाला तो मोदी ही है। आप लोग कहाँ से हो? उत्तर भारतीय से हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश से। यस। कितने सालों से हैं आप यहाँ? मैं यहाँ बचपन से ही हूँ। बचपन से ही रह रहे हैं। तो अभी आप बताइए, आपको क्या लगता है राज ठाकरे अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो आपका मत किस तरफ होगा? क्या आपको फर्क पड़ता है या नहीं? एनडीए को तो सपोर्ट करते हैं मैम। तो इसके पहले भी चुनाव में ऐसा ही हुआ था कि शिवसेना ने उनको ज्वाइन किया था। दैट्स वाई शिवसेना को भी उन्होंने ज़्यादा सीट पाए थे और उनका यहाँ पे प्रदेश में बन पाया था सरकार। ठीक है। तो ये राजनीति है मैम, जहाँ पड़ला भारी पब्लिक वहाँ खसकेगी। और वो भी जो बैठे हैं ऊपर उनको यही करना है राजनीति। तो राजनीति में यही सब होता है। अभी नीतीश कुमार का देखिए, वहाँ छोड़ के वहाँ पे चले गए। पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया लेकिन उन्होंने ही छोड़ के चले गए। अभी यहाँ पे भी इसके पहले शिवसेना आई थी, वो जीती। अभी ये आजमा रहे हैं। अभी इनके पास सीट्स कम है। राज ठाकरे क्या हैं, उन्होंने क्या किया, ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसके साथ हैं, चूंकि आपका सहयोग उस तरफ है तो आप कायम रहोगे उस पर। यस, मैं रहूँगा। और कहीं ना कहीं राज ठाकरे पूरी तरह गलत नहीं है। ये उनका मैंने भी बहुत सारा मैंने देखा है, इंटरव्यू देखा है, उनका भाषण दिया है। तो कहीं ना कहीं उनका एक लाइन मुझे बहुत सही लगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट हैं और पीएम का चुनाव उत्तर प्रदेश के से ही होता है। तो जब हम इतने टाइम से चुनाव हम ही पीएम चुन रहे हैं तो हमारा ही क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ? नाउअडेज लास्ट 10 ईयर्स में हम अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। और अगर यही एनडीए सरकार अगर रहेगी, आने वाले 10 साल 15 साल के बाद यूपी से यहाँ कोई आएगा नहीं। डैम श्योर कि अगर ऐसा ही होएगा तो वहाँ से कोई आएगा नहीं। तो धीरे धीरे और आप भी प्रदेश को ऐसा होता हुआ देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। राज ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से आप? बिल्कुल देखना चाहते हैं। अगर वो राज ठाकरे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश यहाँ पे ना आए तो वो भी सपोर्ट करें। अब जिस लेवल पे वो हैं, वो मंत्री से मिलते रहेंगे या करते रहेंगे, उनको अपना ज्ञान दे कि भाई ऐसे ऐसे डेवलपमेंट आप कर सकते हो उत्तर प्रदेश में, वहाँ डेवलपमेंट कराएं। तो हम यहाँ पे जाहिर सी बात है, घर छोड़ के कोई आना नहीं चाहता है। बहरहाल महाराष्ट्र से जुड़ी हुई अगली बात भी है। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, चुनाव में फिलहाल अजीत पवार घड़ी सिंबल का ही इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की अजीत पवार गुट को घड़ी सिंबल ना देने की मांग को नामंजूर किया है। अजीत पवार को घड़ी सिंबल देने का चुनाव आयोग का फैसला फिलहाल जारी रहेगा। हालांकि शरद पवार को भी थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम और तुर्रा बचाचा आदमी सिंबल का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। और अब बात बिहार की। पशुपति पारस ने मोदी सरकार से आज इस्तीफा दे दिया।
एनडीए में बिहार को लेकर सीट बंटवारे में पशुपति पारस को किनारे कर दिया गया और उनके भतीजे चिराग पासवान को तवज्जो देते हुए 5 सीटें दे दी गई। इसके बाद से ही पशुपति पारस की नाराजगी की खबरें आने लगी और आज इस्तीफे का ऐलान करते हुए पशुपति पारस ने कहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अब उनके इस्तीफे के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो विपक्षी खेमे में जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। उधर पशुपति पारस के इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि हमारी पार्टी और नेता का अपमान हुआ। ऐसे में पार्टी की राय थी कि पशुपति पारस इस्तीफा दे। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की। पूरी पार्टी उनके निर्णय का स्वागत करती है। एक पल भी मंत्रिमंडल में रहना सम्मान के खिलाफ था। हमारे पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ, हमारे पार्टी के साथ जस्टिस नहीं हुआ, हमारे पार्टी की अनदेखी की गई, हमारे पार्टी के पीठ में छुरा भोंका गया। जैसे हिमालय पर्वत अडिग है, उसी तरह पशुपति कुमार पारस जी हमारी पार्टी का फैसला अडिग है कि चुनाव हाजीपुर से लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। और बात अब हरियाणा की। हरियाणा में नायब सैनी मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। 8 नए मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन अनिल विज इसमें शामिल नहीं हुए। कमल गुप्ता, सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा, असीम गोयल, अभय यादव, सुभाष सुधा, विशंबर वाल्मीकि ने मंत्री पद की शपथ ली। और अब बात अब झारखंड की। जेएमएम विधायक सीता सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो गई। इससे पहले उन्होंने विधानसभा और जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू हैं। अपने इस्तीफे में उन्होंने अपना और अपने परिवार की उपेक्षा का आरोप लगाया। बता दें कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। वे भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में फंसे हैं और हेमंत की जगह चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। अब कहा जाता है कि पार्टी के इस फैसले से सीता असंतुष्ट थी। आज के डेट भी को भी हम जब तक देख रहे हैं झारखंड विकास से कोसों दूर है, तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है। यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में शामिल हुई। और मोदी जी का जो सोच है, वो सोच झारखंड में भी अब पूरी तरह से सब मिल करके हम लोग काम करेंगे। और जो भी सोच रहा मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का, वो सपना अब जल्द ही जल्द पूरा होगा, हमको इस तरह का उम्मीद है। झारखंड में एक और ताकत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है और हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, उसमें इसका एक अलग असर तो दिखेगा। लेकिन चुनावी राजनीति छोड़कर भी मैं मानता हूं कि आदिवासी समाज के हित के लिए जो योजना आदरणीय मोदी सरकार की ओर से चलाई जाएगी, उसको और ताकत से आदिवासी के समाज के आखिरी तबके तक पहुंचाने में हम झारखंड में अभी शक्तिशाली हो रहे हैं। और इसलिए मैं बहन सीता सोरेन जी का स्वागत करता हूं। बच्चों, बुजुर्गों और हर तबके का ध्यान रखा गया और विकास पहुंचाया जा रहा है। और इतनी योजनाएं लॉन्च की गई हैं कि जनता चाहती है कि दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीत कर आए।
गठबंधन की सरकार हमारी जैसी है वैसी चले। तो ऐसे में इस तरह का निर्णय मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी है शायद, मैं क्या कह सकती हूँ, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन पार्टी में हूँ इसीलिए मैं भी दुखी हूँ इस निर्णय से। तो देश की बात में बात अब करते हैं हम कांग्रेस खेमे की। चुनावी बातें हम कर ही रहे हैं। चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। नामों की अगली सूची को अंतिम रूप देने के लिए थोड़ी देर में कांग्रेस सीईसी की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और इसमें 19 अप्रैल से शुरू होने वाले 7 चरण के चुनावों के लिए पार्टी के शेष उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने की संभावना है। आज इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी घोषणा पत्र पर एक बैठक भी की है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई राज्यों के महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर उम्मीद की जा रही है कि क्या इस पे कुछ साफगोई, कुछ उम्मीदवारों का ऐलान होता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो सूची है वो कल तक ही आएगी, लेकिन आज इस पर विचार मंथन जरूर होगा। उत्तर प्रदेश से कई सीटों पर लोगों की नज़र टिकी हुई है कि वहाँ से कौन चुनाव लड़ेंगे। कई और सीटें हैं जिस पर इंतज़ार किया जा रहा है कि कांग्रेस क्या आज कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित करती है या ये घोषणा कल ही होगी। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, तो ये बैठक शुरू हो गई है या शुरू होने जा रही है और आज क्या निकलकर इसमें आएगा जो कांग्रेस की चुनाव आयोग की बैठक हो रही है ये? जी, आपको बता दें कि कांग्रेस चुनाव समिति की जो बैठक है वो जारी है। यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता जो चुनाव समिति का हिस्सा हैं वो बैठक में पहुँच चुके हैं और चर्चा शुरू हो गई है। 11 राज्यों की करीब 80 सीटों पर जो है चर्चा की जा रही है और इन राज्यों में शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अंडमान, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, एमपी, गुजरात और राजस्थान। में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो 11 राज्यों की 80 सीटें हैं वो एजेंडे में शामिल हैं और करीब 3 राज्यों में जो उम्मीदवार हैं अभी तक की चर्चा में वो फाइनल हो चुके हैं। ये राज्य हैं अरुणाचल, बंगाल, चंडीगढ़। और आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस की 2 सूचियाँ आ चुकी हैं। आज और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो होने वाली है। इसके बाद कल रात तक कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आ सकती है जिसमें करीब 80 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव आपका इस जानकारी के लिए कि किस तरह से कांग्रेस की जो चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई और 80 जो नाम है बहुत महत्वपूर्ण होंगे जिनका इंतज़ार है, लेकिन कहा जा रहा है देर शाम या कल तक ही ये नाम सामने आएंगे। बहरहाल चर्चा जारी है। तो ये कांग्रेस की हम देख सकते हैं, ये हमारे सहयोगी वैभव हमें जानकारी दे ही रहे थे। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। पश्चिम बंगाल से एक खबर आ रही है क्योंकि चुनावी मौसम है और विधायकों का, नेताओं का पाला बदलने की खबरें लगातार आ ही रही हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी की उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक दीपाली विश्वास ने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। ये महत्वपूर्ण खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी हम सौरभ गुप्ता से बात करने की इस पूरे मामले में, लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर है। सौरभ, आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कारण इसके पीछे कि बीजेपी की अगर देखें इस इलाके से महत्वपूर्ण नेता अगर रही हैं, कि क्यों पाला बदला, क्या कारण इसके पीछे देखे जा रहे हैं? जो खबर अब तक आए हैं इसमें ये पता चल रहा है कि ये जो बीजेपी के नेता है इन्होंने तृणमूल में ज्वाइन किया है। इनका जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिस मालदा में देखिए, एक सीट तो कांग्रेस के पास है, एक सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी के जो सांसद है वहां पे खगन मुर्मू है, तो मालदा डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का एक सीट जरूर है। और यहाँ पे तृणमूल की कोशिश ये है कि जो देखिए नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है, वहां से अगर तृणमूल कुछ सीट जो है अपने किटी में ला पाए
उसकी कोशिश तृणमूल के तरफ से किया जा रहा है। तो तृणमूल इसीलिए जो वहां के ग्राउंड लेवल पे बीजेपी के जो नेता है उनको अपने दल में लिए हैं और ये यहाँ पे जो कहा जा रहा है, जो मालदा बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट और काजोल एमएलए जो भी रह चुके हैं दीपाली बिस्वास को आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल कर दिया गया है और उन्होंने ये किया है, जो इनकी जो शामिल होने की प्रक्रिया है ये वहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है लोकसभा चुनाव के लिए प्रसून बैनर्जी के रहते हुए किया गया है। और अब खबर हमें मुंबई से बताई जा रही है। लखन भैया फर्जी एनकाउंटर में बरी किए गए हैं। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है। अदालत ने प्रदीप शर्मा को 3 हफ्ते में समर्पण करने का आदेश भी दे दिया है और इसी के साथ अदालत ने 12 आरोपियों की सजा को बरकरार रखा है। मामला साल 2006 का है, जब अंधेरी में लखन भैया का एनकाउंटर किया गया था। 2013 में मुंबई की एक सत्र अदालत ने इस मामले में 13 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोगों को दोषी ठहराया और सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मामले में प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था, लेकिन अब हम देख सकते हैं ये आदेश बदला गया है, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और अगली खबर, दिल्ली के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की एमबीबीएस की छात्रा ने अपने प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप लगाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं कई सामाजिक संगठनों के प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन आरोपी प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजकर अपने स्तर पर भी जांच में जुट गया है। मेडिकल की छात्रा का प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप और उत्पीड़न के खिलाफ लामबंद लोग। घटना 31 जनवरी की है, लेकिन सामाजिक और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने न्याय की मांग को लेकर सोमवार को कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। लिहाजा भारी पुलिस बल की तैनाती भी करनी पड़ी। इस कॉलेज में जो छात्राएं पढ़ रही हैं, उनके साथ में यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है, जिसकी शिकायत हमने थाने में की है। इसके संदर्भ में हम जो है कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस संजय अरोड़ा से मिले थे और उन सबके आश्वासन के बावजूद अभी भी वो प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा रहा है, उन बच्चियों को अभी भी तंग कर रहा है और अभी भी धमका रहा है। इसके विरोध में हमने यहाँ धरना दिया है। जब एनडीटीवी ने यहाँ के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर ईश्वर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रोफेसर को डीरोस्टर करके छुट्टी पर भेज दिया गया है, साथ में विभागीय स्तर पर भी जांच की जा रही है। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन दबाव में आया और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉक्टर को छुट्टी पर भेज दिया गया। पीड़ित मेडिकल छात्रा ने यहाँ के डायरेक्टर प्रिंसिपल को 31 जनवरी को लिखित शिकायत दी। इसमें आरोप लगाया कि 31 जनवरी को वाइवा के दौरान प्रोफेसर ने अजीबोगरीब सवाल पूछे और इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है ये बताते हुए घुटने और गर्दन वगैरह को छुआ। अव्यावहारिक सवाल पूछकर मुझे असहज किया। फिर कहा कि अकेले में आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि कैसे लिखा जाए कि ज्यादा नंबर मिले। नंबर मुझे ही देने हैं तो मैं ख्याल रखूंगा। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, दूसरी छात्राओं के साथ भी हुआ है। पुलिस की जांच के अलावा अब विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन मामला बढ़ता दिख रहा है। क्योंकि इस बार आरोपी विशेष समुदाय से है, तो केजरीवाल जी के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। हम दिल्ली को संदेश खाली नहीं बनने देंगे। ममता बनर्जी सरकार के राज में जो हुआ, हम दिल्ली में वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। आरोप गंभीर है, लिहाजा प्रशासन को भी इसको गंभीरता से लेने की जरूरत थी। अब दबाव के बाद ही सही प्रशासन हरकत में आया है। पुलिस की तफ्तीश तो चल रही है। उम्मीद निष्पक्ष प्रशासनिक जांच की भी की जानी चाहिए। नई दिल्ली से सहयोगी अनिल अत्री के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
यूट्यूबर और बिग बॉस 2 के विनर एल्विश यादव रेव पार्टीज में सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप में जेल में है और अब इस मामले में नोएडा पुलिस एल्विश यादव के एक हरियाणा से दोस्त सिंगर को पूछताछ के लिए नोटिस देने की तैयारी में है। इस सिंडिकेट से जुड़ा एल्विश का एक दोस्त फरार है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से जेल में एल्विश यादव को अलग सेल में रखा है। रेव पार्टियों के लिए सांपों के जहर की सप्लाई और वीडियो शूट में सांपों का इस्तेमाल। इन्हीं आरोपों की वजह से एल्विश यादव सलाखों के पीछे है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अब तक ऐसी 6 रेव पार्टियों का पता चला है जहां सांप का जहर सप्लाई किया गया। एक वीडियो शूट में हरियाणा के सिंगर फाजलपुरिया सांपों के साथ एल्विश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो ने फाजलपुरिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नोएडा पुलिस बहुत जल्द फाजलपुरिया को नोटिस जारी कर पूछताछ करने वाली है। सर, पूछताछ में इसने कुछ अन्य साथियों के नाम भी लिए थे जब आप लोग ने गहन पूछताछ की थी गिरफ्तारी से पहले। यह विवेचना का विषय है और जिनका नाम लिया गया है या जो भी साक्ष्य के क्रम में आएंगे सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी। सर, बोल दिया सर इसने भी आपके सामने तो YouTube पर बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं और बाकी चीजों को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी की गई तो बताया गया कि उनका वीडियो है। इसी के क्रम में आगे हम विवेचनात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। एल्विश यादव ने पूछताछ में फाजिलपुरिया का नाम भी लिया है। ऐसे में नोएडा पुलिस के सूत्रों की माने तो बहुत जल्दी नोएडा पुलिस सिंगर फाजिलपुरिया को नोटिस जारी कर सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है कि आखिर ये सांप वो कहां से लाए थे और उन्होंने ये वीडियो कहां पर शूट किए और किन किन पार्टीज में एल्विश यादव और फाजिलपुरिया शामिल हुए, जहां पर रेप पार्टीज में सांपों का जहर यानी कि स्नेक वेनम सप्लाई हुआ या फिर सांपों का यूज अपने वीडियो शूट में किया गया। वो पार्टीज कहां हुई, किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई और पार्टी में कौन कौन गेस्ट थे, इसको लेकर जो नोएडा पुलिस है वो सिंगर फाजिलपुरिया से पूछताछ कर सकती है। वहीं एल्विश यादव का इस मामले में मोहाली कनेक्शन भी सामने आया है और पुलिस एल्विश के फरार चल रहे दोस्त हार्दिक आनंद की तलाश कर रही है। सूत्रों की माने तो एल्विश यादव का एक दोस्त है हार्दिक आनंद, उसके पास 5 सांप थे। उसने ये 5 सांप एक सिकंदर नाम के सपेरे को दिए। सिकंदर ये सांप लेकर मोहाली पहुंचा, लेकिन मोहाली में जो एनजीओ है मेनका गांधी का, उस एनजीओ को लोगों ने मुखबिरी कर दी और जो सिकंदर सपेरा था वो 5 सांपों के साथ मोहाली में पकड़ा गया। मोहाली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जो हार्दिक आनंद था उसका नाम भी सामने आया, जो कि एल्विश का दोस्त था, लेकिन उसको जैसे ही भनक लगी कि सिकंदर पकड़ा गया है, हार्दिक आनंद भाग गया। उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई, लेकिन कोर्ट ने वो बेल खारिज कर दी। तो हार्दिक आनंद अब तक भागा हुआ है और मोहाली पुलिस इस मामले में उसकी तलाश कर रही है। सुरक्षा कारणों से एल्विश यादव को जेल में अलग सेल में रखा गया है। उसके माता पिता ने भी जेल जाकर उससे मुलाकात की है। एनडीटीवी इंडिया के लिए नोएडा से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। रूस में राष्ट्रपति पद का चुनाव पूरा हो चुका है और सत्ता पर पुतिन का कब्जा बरकरार है। यूक्रेन सीमा से सटा रूस का इलाका कुशल भारतीयों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। ये छात्र भी युद्ध के साए में अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। भारतीय छात्र यहाँ किए गए सुरक्षा बंदोबस्त से संतुष्ट हैं। जब भी सायरन की आवाज़ आती है तो वो प्रशासन द्वारा बनाए गए सुरक्षित ठिकानों में पहुँच जाते हैं। तो कुसक में मौजूद हैं भारतीय छात्रों से बात की हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। भारत से हर साल हज़ारों की तादाद में छात्र जो हैं वो पढ़ने के लिए रूस आते हैं। रूस के अलग अलग शहर जाते हैं, मॉस्को में पढ़ते हैं और यहाँ कुर्स्क, जिस जगह यहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, ये कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में जो भारतीय छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ने आए हुए हैं। कुछ हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट पे।
ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, यहाँ पर तकरीबन जो 8 छात्राएं हैं वो अलग अलग स्टेट से आए हैं। कोई गुजरात से हैं, कोई उत्तर प्रदेश से हैं, कोई केरल से हैं और तमिलनाडु से भी हैं और राजस्थान से भी हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं आप लोगों को कैसा यहाँ पे महसूस होता है? कोई डर लगता है, कोई खतरा महसूस होता है? अभी तक तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है और हम जो है पिछले 2-3 साल से यहाँ रह रहे हैं और जब से यहाँ वॉर चालू हुआ है तब से हम यूज्ड टू हैं और हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ यहाँ पे चेंजेस आए हैं अभी तक ऐसा कुछ। कभी कभी एयर सायरन बजती होगी, उस समय क्या होता है आपका रिएक्शन? कभी कभी ऐसा लगता है कि एयर सायरन बज रहा है तो पहले से हमें मैसेज SMS आ जाता है और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बोल के रखा है कि जब भी एयर सायरन हो तो घर के अंदर ही रहिए। और कभी भी अभी तक हम 3 साल हो गए अभी तक, लेकिन 3 साल में अभी तक कुछ भी यहाँ पे कुछ हिट नहीं तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है जी। युद्ध शुरू हुए भी 2 साल से ज़्यादा हो गए। आप एक लड़की हैं, आप हज़ारों किलोमीटर दूर घर से हैं, आप लखनऊ से हैं। हाँ, लखनऊ से। और क्या आपको चिंता भरी जो टेलीफोन कॉल माता पिता की तरफ से या घर वालों की तरफ से आता है? नहीं, अभी तो नहीं आता है कोई, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन एक बनाई गई है वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट हमको दे दिया गया है। और अगर कुछ ऐसा सायरन वायरन बजते भी हैं तो एक एडवाइजरी हमें मिल जाती है गवर्नमेंट की साइड से कि विंडो से दूर हो जाना है, घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो अगर हम ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, एज़ फार एज़ जितनी दिन कर रहे हैं, हम सेफ़ हैं हमारे इन्वायरमेंट में। और जब हमारे पेरेंट्स हमें कॉल भी करते हैं तो वो बस हाल चाल जानने के लिए करते हैं कि अभी सब ठीक है कि नहीं है, एंड रेस्ट तो सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। And what about you? You are from which state? And we are from Tamil Nadu. Okay. So how do you feel here? We feel safe over here. The thing is they are giving every advice for us day by day, and they are giving the sudden informations. So we having every protection places over here. So if any like here, it is very safe over now. Ji. But also some are getting panic, but there is nothing to be panic. And you are from which state? Tamil Nadu. Yeah. So what brought you here? Why you decided to come to Russia and even Kursk to study here? It's a good university. The Russia is it's okay. Yes, no racism. They we had a good bond. Russia and India has a very good bond from first till sir. So you can come here. So there's both every people has both sides. But it due to Russia and India has a good bond. So Russian people see us their friends, their close friends. तो भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है और दोस्ती भरा माहौल है वो काफ़ी मददगार है इन छात्रों के लिए। और इस रिपोर्ट के ज़रिए हम उन माता पिताओं को ये बताना चाहते हैं कि जिनके बच्चे यहाँ पर हैं, पढ़ रहे हैं या आना चाहते हैं, इन बच्चों से बात करने के बाद लगता है कि ये बिल्कुल सुरक्षित जगह है। बेशक ये यूक्रेन बॉर्डर से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, लेकिन जिस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम और जिस तरह से यहाँ पे अलार्म सिस्टम की इन्होंने बात की है, जाहिर सी बात है कि ये खुद सेफ़ फील कर रहे हैं। और कई तो 5-5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और कई नए आए हैं तो उनको भी कोई किसी तरह की डर की बात नज़र नहीं आ रही। तो ये यहाँ आलम है और यहाँ जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं उनके मद्देनज़र जो जानकारी उनकी तरफ से मिली वो आपके लिए लेकर आए हैं कुर्स्क से सीधे। उमाशंकर सिंह, कुर्स्क, NDTV इंडिया के लिए। और देश की बात में जाते जाते होली करीब है, अगले हफ्ते होली है और होली की रौनक दिखने लगी है। मथुरा में होली की ये रंग आप मथुरा से ही देख रहे हैं। लोग समूह में इकट्ठा हो रहे हैं और एक दूसरे पर रंग गुलाल की देख सकते हैं बौछार हो रही है। और इस त्यौहार की रौनक जो है और जो जोश है वो अभी से ही शुरू हो गया है। और लेकिन मथुरा की होली का ज़ाहिर तौर पर जो अंदाज़ है वो अलग ही होता है। यहाँ होली के त्यौहार में पूरी महीने आपको बता सकते हैं रौनक रहती है। और दूसरी तस्वीर हम मथुरा के नंदगांव की दिखा रहे हैं। यहाँ पे लठमार हो रही, ये परंपरा भी काफ़ी पुरानी है और लठमार होली में शामिल होने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और ये पारंपरिक तरीके से यहाँ पर होली मनाई जा रही है।